हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज का हम अपना प्रीलिम्स बूस्टर का सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज हमारे करंट अफेयर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग आया था। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग न्यूज़ में क्यों चल रहा है? क्योंकि ये दीपावली के टाइम पर जो काव डंग का और काव के प्रोडक्ट्स का यूज़ करके जो हमारे दिया कैंडल्स और ये धूप अगरबत्ती वगैरह जैसी जो चीज़ें हमारे दिवाली पर यूज़ होती हैं उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो चाइनीज़ मेड है दिया आते हैं या प्रोडक्ट्स आते हैं, हमारी लाइट्स आती हैं, उसका एक हमको इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव देने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने ये एक प्रयास किया है, ताकि हमारे जो काओ एंटरप्रेन्योर्स हैं या विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि फार्मर्स हैं, जो कि हमारे काउज़ को पालते हैं, उनको बेनिफिट हो सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही चीज़ है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स हैं। तो ये एक पूरी स्कीम है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कामधेनु दीपावली अभियान न चलाया है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने क्या इसमें करेगा कि एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ काउ डंग या फिर पंचगव्य प्रोडक्ट्स, मतलब काऊ काऊ के जो डंग होता है या काऊ से जो हमको और प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग काऊ यूरिन और ये जो हमारे काऊ से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इसका यूज़ करके आपको जैसा मैंने समझाया कि दिया कैंडल धूप अगरबत्ती ये सब प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इनका टारगेट है कि 11 करोड़ फैमिलीज़ को कम से कम 33 करोड़ दिए हम पहुंचा पाए बाय द टाइम ऑफ दिवाली। ठीक है, इसी साल की दिवाली तक। तो उसमें एक बहुत बड़ा एक उनका छोटा सा उन्होंने एक मोटिव रखा है कि कम से कम 3 लाख दिए तो अयोध्या सिटी में ही जलाए जाएंगे और 1 लाख दिए जो हैं वो वाराणसी में जलाए जाएंगे। अब इसकी सिग्निफिकेंस जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग काऊ को पालते हैं, काऊ बेस्ड जो डेयरी प्रोडक्ट्स में काम करते हैं या काऊ बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, फार्मर्स हैं, उन सबको इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, और ये क्लीनर और हेल्थियर एनवायरनमेंट की तरफ एक मूव है एज़ कम्पेयर टू हमारा जो हम अगर हम प्लास्टिक बेस्ड जो अपने दिए को हम यूज़ करें या फिर हम जो ऐसी चीज़ों को यूज़ करें जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है, उससे बेटर अल्टरनेटिव हमारे लिए ये है, जिससे कि हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं उनको भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये गौशालाज जो हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने का एक ये प्रयास है। अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है क्या। जब हमारी जो एनडीए गवर्नमेंट जब सेकेंड टर्म में आने लगी थी, तो उन्होंने जब इंटरिम बजट पेश किया था उसमें उन्होंने राष्ट्रीय गोकुल मिशन अनाउंस किया था। उसी के अंदर राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को सेटअप करने की बात की गई थी। तो ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग उसी में सेटअप किया गया था। अब इनका काम क्या है कि जितने भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स के वेटेरिनरी एनिमल साइंसेज या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ या डिपार्टमेंट्स हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ब्रीडिंग और रेयरिंग ऑफ काउ या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर या बायोगैस वगैरह की जो चीज़ों में रिसर्च कर रही हैं, उनके साथ कोऑपरेट करके सोसाइटी को फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स, एनवायरनमेंट फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स या फिर काउ प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराना और जेनेटिक अपग्रेडेशन करना काऊ की और प्रोडक्टिविटी काऊ की जो है उसको इंक्रीज़ करना। ठीक है, और ये ओवरऑल पॉलिसी जो हमारी काऊ के कंजर्वेशन या फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में बनाए जाएंगे कंट्री में एट द लेवल ऑफ आइदर स्टेट और आइदर लेवल ऑफ सेंटर और स्टेट, बोथ लेवल्स पर ये एडवाइजरी हमारे को देंगे कि कैसे काऊ के लिए हम पॉलिसीज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। अब अगला है फाइनेंशियल स्टिमुलस। अब आपने देखा होगा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने 73,000 करोड़ का फाइनेंशियल स्टिमुलस हमको दिया है, विच इज़ कॉन्टिन्यूएंस ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज। ये पैकेज जो है ये कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ाने के लिए दिया गया है। इस बार का जो हमारा पैकेज है, लाइक प्रीवियस पैकेजेस ऑल्सो, बट ये जो हमारा पैकेज है ये मोस्टली डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि लोगों के हाथ में पैसा आए और वो उसको स्पेंड करें, जिससे कि इकोनॉमी किक स्टार्ट हो और कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़े, जिससे इकोनॉमी जो है उसमें इन्वेस्टमेंट आए, सेविंग्स जो हैं वो भी हम इन्वेस्टमेंट्स की तरफ राउट कर सकें। ठीक है,
तो प्रपोजल्स क्या क्या दिए गए हैं, सबसे पहला है एलटीसी कैश वाउचर स्कीम। आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं या इवन प्राइवेट कंपनीज़ में भी जो एलटीसी मिलता होता है कि जिसमें आपको कहा जाता है कि आप कहीं घूमने जाना चाहते हो तो आपको एक स्कीम मिलती है जिसमें आपको पेमेंट की जाती है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से। अगर वो गवर्नमेंट है तो आपको गवर्नमेंट पेमेंट करती है कि 3 से 4 साल में या 2 से 3 साल में एक टाइम फ्रेम में आपको घूमने जाना है, तो आपको एक थ्रेश होल्ड तक आपको पेमेंट की जाती है कि आपके टिकट्स और एयर फेयर के टिकट्स या रेलवे के टिकट्स आपकी और आपके रहने की टिकट्स जो जो आपका खर्चा है उसको आपका एम्प्लॉयर उठाएगा। तो ये स्कीम जो है वो कह रहे हैं कि अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप इसको कैश पेमेंट ले सकते हो। एम्प्लॉयज़ को कहा है कि 2018 से 21 का जो आपका एलटीसी था जिन्होंने नहीं लिया है वो 21 से पहले पहले अगर चाहते हैं तो वो कैश पेमेंट ले सकते हैं गवर्नमेंट से। अगर उन्होंने नहीं लिया तो वो लैप्स हो जाएगा। वो तो वैसे भी लैप्स होना था क्योंकि आपको जैसे पता है कि 3 साल की या 4 साल की वैलिडिटी होती है जिसमें अंदर आपको अगर उसको नहीं अवेल करते हो उस आप अपने बेनिफिट को तो वो लैप्स हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि हम कैश पेमेंट आपको देने को तैयार हैं, प्रोवाइडेड क्या कंडीशंस हैं कि आप ऐसे गुड्स या सर्विसेज परचेज़ करोगे जो 3 टाइम्स जो आपका फेयर जो आपका नॉर्मल फेयर लगना होता है एलटीसी में उससे 3 टाइम्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। और उसको 31 मार्च 2021 तक आपको लेना पड़ेगा इस कैश पेमेंट को। तो आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि जैसे समझ लीजिए कि आप एलिजिबल होते हो 30,000 रुपीज़ की एलटीसी के लिए पर 3 ईयर्स या 4 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो आपने वो 2018 से जो आपका 2021 का पीरियड था आपने उसको एलटीसी को नहीं लिया, आपने अवेल नहीं किया वो बेनिफिट। तो ये गवर्नमेंट कह रही है कि समझ लीजिए कि आपका जो रेलवे का फेयर आपने जो घूमने जाना था तो आपका रेलवे का फेयर 5,000 रुपीज़ लगना था आना जाने का। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप ये कैश पेमेंट जो है लेना चाहते हैं तो आपको जो आपका फेयर लग रहा है जैसा कि हम एग्जांपल में ले रहे हैं 5,000 उसका 3 टाइम्स मतलब 15,000 रुपये का कोई ऐसा सामान खरीदना पड़ेगा मार्केट से। और वो सामान कौन सा होगा जिस पे जीएसटी 12% या फिर ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो आप ऐसे कौन से जी होंगे जो जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या आपके कुछ ऐसी हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज हो सकती हैं जैसे आप 5 स्टार होटल में खाना खाएंगे तो वहाँ पे आपको 18% जीएसटी लगता है, 28% जीएसटी लगता है। तो ये आपको और ये ट्रांजैक्शन जो आपको करनी है जो परचेज़ करनी है वो सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन करनी है आपको, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ को उन्होंने कहा है। तो उन्होंने कहा है कि एलटीसी अगर आपने नहीं लिया आपने तो ये लैप्स हो जाएगा। वो तो वैसे भी होना था 2021 में, ठीक है। तो उन्होंने एक कैश पेमेंट का ऑप्शन दे दिया है जिससे क्या होगा कि लोग जो एलटीसी जो घूमने नहीं जाना चाहते हैं, समझ लीजिए कि कोविड के टाइम पर जो नहीं चाह रहे हैं कि वो घूमने जाएं कहीं एलटीसी अवेल करके, तो वो एटलीस्ट अपने एलटीसी को चाहेंगे कि वो लैप्स ना हो तो वो कैश पेमेंट ले लेंगे गवर्नमेंट से और उस कैश पेमेंट को वो कहीं पे स्पेंड करेंगे। जब वो कहीं स्पेंड करेंगे तो डिमांड क्रिएट होगी, जब डिमांड क्रिएट होगी तो इकोनॉमी किक स्टार्ट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट कंज्यूमर स्पेंडिंग के थ्रू इकोनॉमी को किक स्टार्ट करना चाह रही है। दूसरा उन्होंने क्या है कि स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम, ये अभी तक तो नॉन गेजेटेड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उन्हीं को मिलती थी। अब उन्होंने क्या कहा है कि एक बारी हम सिर्फ ये चांस दे रहे हैं कि गजेटेड एम्प्लॉयज़ भी इसको अवेल कर सकते हैं। तो वो क्या होता है कि आप इंटरेस्ट फ्री एडवांस ले सकते हो 10,000 रुपये तक का जैसे कि आपकी सैलरी अगर 50,000 है तो आप 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मतलब 60,000 रुपीज़ गवर्नमेंट से ले लीजिए, लेकिन वो आपने जो एक्स्ट्रा 10,000 लिए हैं वो आपके आगे की कुछ इंस्टॉलमेंट्स में कटते रहेंगे जिस पे को कोई इंटरेस्ट नहीं लेगी गवर्नमेंट आपसे। तो गवर्नमेंट ये क्यों कह रही है और वो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आपको एक तरह से ये हम कैश नहीं देंगे या फिर आपके अकाउंट में नहीं डालेंगे, हम एक प्रीपेड रुपे कार्ड दे देंगे आपको जो जिसमें 10,000 का समझ लीजिए रिचार्ज करा दिया उन्होंने, जिससे आप कुछ भी परचेज़ कर सकते हो। और इसको आपको परचेज़ करना होगा 31 मार्च 2021 तक। मतलब गवर्नमेंट चाह रही है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में हम इकोनॉमी को किक स्टार्ट करें कंज्यूमर स्पेंडिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये अब इससे हमारा खर्चा कितना होगा गवर्नमेंट को 4,000 करोड़ का जो है ये खर्चा आ जाएगा गवर्नमेंट को। और अगर स्टेट गवर्नमेंट्स भी ऐसी कुछ स्कीम लाती हैं तो वो कह रहे हैं कि 8,000 करोड़ का टोटल और खर्चा आएगा। और खर्चा मतलब क्या हुआ ये खर्चा नहीं है एग्जैक्टली ये इकोनॉमी में इतना पैसा चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा हो जाएगा। तो ये
एक सेकंड हमारा ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने। अब थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बूस्ट फॉर स्टेट्स। अब गवर्नमेंट ने 50 ईयर लोन का स्टेट्स को 50 ईयर लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफर किया है 12,000 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है। अब 12,000 करोड़ जो है वो टोटल लोन की अमाउंट है, उसमें से 200 करोड़ जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मिलेंगे, 450 करोड़ रुपीज़ जो है वो ईच जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को मिलेंगे, और बाकी जो बची स्टेट्स हैं उनको 7,500 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे एज़ पर द फाइनेंस कमीशन की जो शेयर होता है उसके हिसाब से, ठीक है। फाइनेंस कमीशन का शेयर किस हिसाब से इसमें कैसा हुआ कि समझ लीजिए कि यूपी को थोड़ा ज़्यादा शेयर मिल जाएगा क्योंकि वो बहुत बड़ी स्टेट है, गोवा थोड़ी छोटी स्टेट है, या फिर उनकी इकोनॉमी थोड़ी छोटी है तो उनको थोड़ा कम शेयर मिलेगा। तो फाइनेंस कमीशन ने डिसाइड किया होता है कि किसको कितना शेयर मिलेगा, उसी क्राइटेरिया के हिसाब से ये लोन भी डिसबर्स किया जाएगा 7,500 करोड़ का भी। और उन्होंने कहा है कि इस लोन को भी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब समझ लीजिए कि असेट्स क्रिएशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऐसी चीज़ों में लगाना है, और 31 मार्च 2021 तक आपको ये खर्चना होगा जो आप लोन लेंगे, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि 50% पहले आपको दिया जाएगा, बाकी का 50% तब दिया जाएगा जब आप जो पिछला 50% है उसको सच में यूज़ कर लेंगे इस पीरियड से पहले पहले। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि इस पीरियड से पहले पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में भी जो स्टेट्स हैं वो अपना पैसा लगाएं, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि इस जो टोटल 12,000 करोड़ है उसमें से 2,000 करोड़ रुपए उन्होंने रखा हुआ है, जो वो तभी स्टेट्स को मिलेगा अगर उन्होंने जो पिछले आत्मनिर्भर भारत पैकेज अनाउंस किए हैं जिसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स बताए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने करने को, जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट हो गया, या फिर उन्होंने कहा है कि प्राइवेटाइजेशन हो जानी चाहिए कुछ पावर डिस्कॉम्स की, कुछ ऐसे कुछ रिफॉर्म्स जो उन्होंने बताए हैं, उसमें से अगर 4 में से 3 रिफॉर्म कम से कम अगर स्टेट ने फुलफ़िल किए होंगे तभी वो 2,000 करोड़ जो है उसमें से भी शेयर उनको मिल पाएगा, ठीक है। चौथा उन्होंने क्या किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बूस्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एडिशनल 25,000 करोड़ रुपीस और कहे दिए हैं इस बजट, हमारे फाइनेंशियल ईयर में। पहले 4.13 लाख करोड़ तो ऑलरेडी मिल चुके हैं बजट में, लेकिन 25,000 करोड़ रुपीस और दिए हैं ताकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सके रोड्स में, डिफेंस में, वाटर सप्लाई, मोस्टली मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करने के लिए ये पैसा दिया गया है सेंटर को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। अब ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आपने देखा होगा न्यूज़ में चल रहा है, तो ये पीआईबी पे भी यही आया है कि हमारे इंडिया ने एक बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे इंडिया के लिए कि बहुत बड़ी हमने एक फीट हासिल की है कि 8 बीचेस जो हैं वो एक ही बारी में हमारे ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड हो गए हैं। तो ये इसकी डिटेल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से बीचेस हैं। ये नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी एग्ज़ाम बट फॉर स्टेट एग्ज़ाम्स इट मे बी आस्क्ड फ्रॉम यू, तो आप ये याद रख सकते हो इसमें से डिटेल्स में से। और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए इंडिया को 3rd प्राइज़ भी दिया गया है, और ये इसमें कहा गया है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही बारी में सिंगल अटैम्प्ट में किसी भी कंट्री को ब्लू फ्लैग नेशन जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, जो 47 मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनमें से कभी भी किसी एक कंट्री के एक ही बारी में 8 बीचेस जो हैं वो रिकॉग्नाइज़ नहीं किए गए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इंडिया सबसे पहली ऐसी कंट्री बनी है एशिया पैसिफिक रीजन में जिसको ऐसा एक जो ऐसी जो विक्ट्री है वो सिर्फ 2 साल के टाइम पीरियड में मिली है। जापान, साउथ कोरिया और यूएई को भी मिली है, बट उनको ये 5 से 6 साल लग गए ऐसा अपने इतने ज़्यादा अपने बीचेस को रिकॉग्नाइज़ कराने में, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर लेते हैं, हम बीम्स प्रोग्राम को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब ये बीम्स प्रोग्राम क्या है, बीम्स प्रोग्राम जो है सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है, उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया है। बेसिकली ये प्रोग्राम जो है हमारी कोस्टल रीजन्स की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है, और एक तरह से ये बीम्स जो है हमारा इंडिया का अपना इको लेबल हो जाएगा बीचेस को की जो हमारी लेबलिंग करने के लिए हमारा अपना लेबल हो जाएगा। जैसे ब्लू फ्लैग लेबल है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंडिया के लेवल पे ये बीम्स जो हमारा है, ये प्रोग्राम जो है ये एक तरह से अपनी इंडिजिनस एक सर्टिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर ये वही, क्योंकि ये बीचेस को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है तो पॉल्यूशन कम करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ बीच फैसिलिटीज़, प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना कोस्टल इकोसिस्टम्स को, और यही सब जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं बीच के लिए वो सब इसमें
ऑब्जेक्टिव है इसको पूरा करने के लिए, ठीक है। तो अब हम ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में देख लेते हैं। ये एक इको टूरिज़म मॉडल है, मतलब कि जो टूरिस्ट हैं वो देखेंगे कि कौन कौन से जो बीचेस हैं वो अगर ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड हैं तो वो ये विश्वास कर सकते हैं कि वो साफ़ होंगे, या हमारे टूरिस्ट के लिए या बीच गोअर्स जो बीच पर जाने वाले हमारे टूरिस्ट हैं उनके जाने के लिए अच्छे होंगे। तो ये एक तरह से इको टूरिज़म का एक मॉडल है जो कि सर्टिफाई करता है कि हाँ ये बीचेस जो हैं ये बहुत अच्छी तरह से मैनेज किए गए हैं, तो आप जो टूरिस्ट हैं वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन करता है? कोई भी यूनाइटेड नेशन से लिंक्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं करती, वो एक ये इसको कौन करता है? इंटरनेशनल नॉन एनजीओ है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ये इसको प्रोग्राम, ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया था। ये ऑर्गेनाइजेशन डेनमार्क में बेस्ड है, नॉट इन फ्रांस। ये प्रोग्राम स्टार्ट फ्रांस में हुआ है, बट ये ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे बेस्ड है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए फ्रांस लिखा जा सकता है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डेनमार्क बेस्ड है। बट ये प्रोग्राम उन्होंने फ्रांस में स्टार्ट किया था 1985 में। पहले ये सिर्फ यूरोप के लिए होता था, लेकिन इसको बाद में 2001 के बाद इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड कर दिया गया है। अभी 47 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं, और सबसे ज़्यादा जो ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस हैं वो वर्ल्ड में स्पेन में है, ठीक है। उसके बाद ग्रीस और फ्रांस जो है उनमें आते हैं सेकेंड और थर्ड नंबर पर। अब ये आरटीआई एक्ट जो है ये हमारे हिंदू में आया हुआ था। तो आरटीआई एक्ट जो है उसको 15 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है कि 2005 में ये एक्ट पास हुआ था। तो उस पर कुछ एक स्टडी आई है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 2.2 लाख केसेस जो हैं वो सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन पर अभी तक पेंडिंग है। तो ये एक बहुत ह्यूज नंबर है, जिससे हमारे को पता लग रहा है कि आरटीआई एक्ट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल एट दिस मोमेंट। तो उसके लिए हमको कुछ और स्टैटिस्टिक्स देखने पड़ेंगे, जो कि हमको अपने, अगर मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ आरटीआई एक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ इट्स एप्लीकेबिलिटी इन द लास्ट 15 ईयर्स, तो आप ये जो डेटा है ये दे सकते हैं। ये डेटा किसने पेश की है? सतर्क नागरिक संगठन और सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़। उन्होंने क्या कहा है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अपील्स पेंडिंग है। ऑलमोस्ट 59,000 केसेस जो हैं आरटीआई के वो अभी तक पेंडिंग है। उसके बाद उत्तर प्रदेश जो है वो है, और थर्ड नंबर पर हमारे जो सेंट्रल लेवल पर होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, वो थर्ड नंबर पर उस पर अपील्स पेंडिंग है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वैसे महाराष्ट्र में पेंडिंग है। स्टेट लेवल पे क्या मतलब, ये तो ओवरऑल पिक्चर है ना। तो महाराष्ट्र सबसे फर्स्ट नंबर पे है, जहाँ जो सबसे पुअर परफॉर्म कर रहा है। सेकंड नंबर पर यूपी है, और थर्ड नंबर पर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर होता है सीआईसी, वो है, ठीक है। अब उसमें एक और डेटा दे रहे हैं कि उड़ीसा के कमीशन जो है वो इतना पुअर परफॉर्म कर रहा है कि अगर वो इसी रेट पर अपनी जो आरटीआई की जो एप्लीकेशंस है उसका आंसर देता रहे तो उसको कम से कम 7 साल लग जाएंगे अपने सारे केसेस जो पेंडिंग कंप्लेंट्स है उसको डिस्पोज ऑफ करने में, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उड़ीसा जो है वो सिर्फ 4 कमिश्नर्स के साथ ऑपरेट कर रहा है। अब आपको पता है कि ये जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं ये 10 तक मैक्सिमम अलाउड है। तो मैक्सिमम आपको मतलब हर स्टेट को के लिए सबसे बेस्ट क्या होगा कि वो 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ही रखे, ताकि सबसे ऑप्टिमम लेवल पर परफॉर्म किया जा सके। लेकिन जो उड़ीसा है वो सिर्फ 4 कमिश्नर्स के साथ परफॉर्म कर रहा है। राजस्थान इज़ परफॉर्मिंग इवन वर्स्ट दैन उड़ीसा, इट हैज़ ओनली 3 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। झारखंड और त्रिपुरा के पास तो कमिश्नर्स हैं ही नहीं, ठीक है। अब हमारे जो सेंट्रल लेवल पर सीआईसी हैं उनके पास जो हमारा चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होता है वो कमिश्नर होते हैं, वो है ही नहीं। लेकिन 5 कमिश्नर्स हमारे अभी प्रेजेंट हैं। तो ये भी हमारे जो हैं वो अंडर स्टाफ्ड है, हमारा जो सीआईसी है वो भी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि पेनल्टीज़ हमने देखा 2019 और 20 में वो सिर्फ 2.2% ऑफ केसेस में पेनल्टी इम्पोज की गई इन जो हमारे जो सीआईसी हैं या फिर जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं, इन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे सिर्फ 2.2% केसेस में पेनल्टी इम्पोज करी, जबकि 59% जो थी वो वायलेशंस थी, ठीक है। तो ये बहुत एक ह्यूज एक डिस्पैरिटी है कि कंप्लेंट्स जो हैं वायलेशंस जो प्रूव हो गई हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन जो पेनल्टीज़ इम्पोज हो रही हैं वायलेशन के बावजूद भी वो सिर्फ 2.2% केसेस में हो रही हैं, ठीक है।
तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, वैसे तो आप ये पॉलिटी में पढ़ते होगे कि अबाउट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अब ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो सेक्शन 12 ऑफ आरटीआई एक्ट के तहत बनाया गया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑफिशियल गज़ेट नोटिफिकेशन के थ्रू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को बनाना है। ठीक है, अब इसकी कॉम्पोजिशन जैसा मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं, और जो ये हमारे जो इसके मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट नहीं करती, इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशंस पे? उस कमेटी में होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर लार्जेस्ट जो अपोजिशन पार्टी है उसके जो लीडर होंगे वो हो सकते हैं लोकसभा के, या फिर और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। तो ये 3 लोग मिलके एक नाम सजेस्ट करते हैं, उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो उन लोगों को इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स या फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है? ये सब एलिजिबिलिटी है कि पर्सन ऑफ एमिनेंस होना चाहिए, पब्लिक लाइफ में वाइड नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सोशल सर्विस में, ये सब जो सारा ये क्राइटेरिया है। ठीक है, और डिस्क्वालिफिकेशन क्या है कि किस केस में जो है वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर सीआईसी नहीं बन सकते? अगर तो वो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है किसी भी स्टेट का या फिर यूनियन टेरिटरी का, या फिर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है अवेल कर रहे हैं, वो जो हमारे जो मतलब सीआईसी या फिर जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, तो वो मेंबर नहीं बन सकते। या फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से साथ कनेक्टेड हैं या फिर कुछ बिजनेस या फिर प्रोफेशन परसू कर रहे हैं तो भी वो मेंबर नहीं बन सकते। ठीक है, अब उनकी टर्म क्या होती है? 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही और शी एंटर्स अपॉन द ऑफिस। और वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो एलिजिबल नहीं होते रीअपॉइंटमेंट के लिए। जो हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकते हैं रीअपॉइंट होकर, लेकिन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अगर रिटायर हो जाएंगे तो वो दोबारा कहीं भी अपॉइंट नहीं हो सकते, नाइदर एट द लेवल ऑफ सेंटर नॉर एट द लेवल ऑफ स्टेट। ठीक है, अब जो सैलरीज और एमोल्यूमेंट्स मिलते हैं वो सेम एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं आरटीआई एक्ट के बारे में। आरटीआई एक्ट हमारा जो है वो आर्टिकल 19(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें से अपनी पावर्स को डिराइव करता है। एक तरह से फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब ये फंडामेंटल राइट जो है इसको कैसे देखा गया कि हमारा जो राइट टू इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट है, वो इस केस में देखा गया 1976 में राज नारायण वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि लोग तब तक बोल नहीं सकते, क्योंकि 19 जो है वो हमारी फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में कहता है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि लोग तब तक कुछ बोल नहीं सकते जब तक उन्हें कुछ पता ना हो, इसलिए जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा आरटीआई एक्ट है, इसको 15 साल हो गए हैं, तो ये हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन आना बहुत पॉसिबल है कि क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसको 15 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब एक बीटन और ब्रोकन इन फॉर्मेलिटी एंड कोविड-19, ये एक रिपोर्ट निकाली है वर्ल्ड बैंक ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि साउथ एशिया में जो स्कूल्स हैं उसको क्लोज़ किया हुआ है पेंडेमिक के टाइम पे, उसकी वजह से ऑलमोस्ट 420 बिलियन से लेकर 600 बिलियन डॉलर्स तक का लॉस हो सकता है साउथ एशिया की कंट्रीज़ को। साउथ एशिया की कंट्रीज़ कौन सी? हमारी जो इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, ये जो हमारे नेपाल, जो हमारा साउथ एशिया का रीजन है, इसमें जो कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इन्होंने पेंडेमिक में इनको क्लोज़ किया हुआ है स्कूल्स को, तो उसकी वजह से कितना लॉस हो सकता है। इंडिया की फ्यूचर अर्निंग तो खासकर उन्होंने बताई है जो है कितनी इम्पैक्ट हो पाएंगी, 420 बिलियन से लेकर 600 बिलियन डॉलर्स तक का लॉस इंडिया को सहन करना पड़ेगा इस लॉकडाउन ऑफ स्कूल्स की वजह से। अब वो कह रहे हैं कि 5.5 मिलियन डॉलर जो हैं, 5.5 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट ड्रॉप आउट हो जाएंगे स्कूल से साउथ एशिया में। ठीक है, मतलब लगभग 55 लाख बच्चे स्कूल्स छोड़ देंगे साउथ एशिया में एज़ पर दिस रिपोर्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियली लर्निंग लॉसेस कर चुके होंगे, वो मतलब समझ नहीं पाएंगे जब दोबारा स्कूल वो ज्वाइन करेंगे, या फिर उनकी फाइनेंशियल हालत इतनी अच्छी नहीं होगी कि वो स्कूल्स को कंटिन्यू कर पाएँ। ठीक है, अब साउथ एशिया एज अ होल उन्होंने बताया है कि 622 बिलियन, पहले सिर्फ आपको ये जो ऊपर का आपने आंकड़ा देखा वो सिर्फ इंडिया का था, अब पूरे साउथ एशिया का आंकड़ा क्या है? 622 बिलियन डॉलर्स का।
वो जीडीपी को हर्ट करेगा इस स्कूल को क्लोज रखने की वजह से। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम लार्जर पिक्चर देखें तो ये फिगर जो है 880 बिलियन डॉलर्स तक जा सकती है, क्योंकि लाइफ टाइम इम्पैक्ट होगा स्कूल्स के क्लोजर्स का। टोटल अगर आप आने वाले फ्यूचर का भी जो इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा वो भी अगर आप काउंट कर लें तो 880 बिलियन डॉलर का लॉस जो है वो स्कूल्स की वजह से, स्कूल्स के क्लोज होने की वजह से हमारे जीडीपी को होगा साउथ एशिया में। ठीक है। और जो वो कह रहे हैं कि एक एवरेज चाइल्ड, एक आम बच्चा साउथ एशिया में ऑलमोस्ट अपनी पूरी लाइफ टाइम की जो उसकी अर्निंग होनी थी, जो पूरे उम्र में उसने कमाना है एंड तक जब तक वो जिएगा, उसमें से ऑलमोस्ट $4400 जो है वो लूज़ कर देगा, क्योंकि वो इस पीरियड में पढ़ नहीं पाया, तो उसकी जो स्किल्स नहीं बन पाए, उसकी एजुकेशन जो है वो अधूरी रह गई, उसकी वजह से उसको लाइफ टाइम में अपने $4400 का लॉस होगा। ठीक है। ऑलमोस्ट वो कितनी, ये अमाउंट कितनी होगी, ऑलमोस्ट 5% ऑफ हिज टोटल अर्निंग्स। मतलब वो, क्योंकि वो इस साल अब मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ्स या 7 मंथ्स जो, या जब तक भी स्कूल क्लोज है, क्योंकि वो इस टाइम पर बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहा है, अपने वो स्किल्स को अपग्रेड नहीं कर पा रहा है, कोई एजुकेशन एक्सेस नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से उसको अपनी लाइफ में 5% ऑफ टोटल अर्निंग्स का लॉस होगा। अगर ये स्कूल्स बंद ना होते तो वो 5% ज़्यादा कमाता। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इससे ओवरऑल जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है और लेबर प्रोडक्टिविटी है, उससे उसके ऊपर भी लॉन्ग टर्म बुरे इफ़ेक्ट पड़ेंगे, क्योंकि हमने एक तरह से एक पूरा एकेडमिक सेशन ही स्किप कर दिया है और बच्चों को पढ़ने में तकलीफ़ हो रही है, वो आगे समझ नहीं पाएंगे, एक तरह से आगे हमारे को ये सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। ठीक है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। आप ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, इसमें क्वेश्चंस भी हैं, नीचे एमसीक्यूज़ हैं और 2 एडिटोरियल्स भी हमने शेयर किए हैं। सो वील मीट नेक्स्ट टाइम विद more interesting topics. Until then, goodbye. Thank you.